ये ब्यूटीफुल आ भी गई तो क्या हुआ? कह रहे हैं ये पिक्चर विक्चर क्या दिख रही है? ये मेरी बेटी बैठ के काम कर रही थी, उसका काम है। वो भी एक्साइटेड हो जाती है, मम्मा मैं आपके आईपैड पे काम कर लूँ? हाँ कर लो बेटा। आज हमारी 4th क्लास है, 5th। एक तो वो थी ना जिसमें मैं लिख नहीं पाई थी, वो मैंने काउंट कर दी। चले गाइस। सो एक बच्चा ऐसा है जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं है हम क्या कर रहे हैं, बाकी पूरी क्लास को पता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको भी आइडिया है बेटा कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी सबको आइडिया है। तो देखो, ऐसे में ना, सच बताऊं मैं, सबसे ज्यादा पेन पे कौन होता है? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पेन पे कौन होता है? ना, टीचर नहीं होता पेन पे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ना वो बच्चा होता है जिसकी पहली क्लास होती है पेन पे। यस, ये समझा दिल की बात। पेन पे वो होते हैं जो बेचारे शुरू से आ रहे हैं, उन्हें फिर से वो वाली चीज थोड़ी सी सुननी पड़ती है। तो तैयार हैं आप सब लोग? कह रहे मैम नहीं भी होंगे तो आप करोगे तो वही हो, तो कहना बेटर क्या है, तैयार है ना बेटा। और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, मैं ऑप्शन नहीं दे रही। दो आई विल नॉट मेक यू फील, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग नहीं करूंगी, 5-7 मिनट बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके फिर नया ले लूंगी कि वो भी बच्चा मर्ज हो जाए बीच में, बस। डन। उसके चेहरे पे एक बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट आई, कह रहा मेरा क्या जाना है, मेरा काम तो हो रहा है। डन बेटा। गाइस चीखूंगी थोड़ा सा कम आज, मतलब ऐसे मैं चीखती बहुत हूँ बट आज थोड़ा सा कम चीखूंगी, हल्की सी पेन है तो शाउट आउट कम करूंगी। पढ़ेंगे हम पूरा मजे लेके। सो गाइस, हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट शुरू किया हुआ था जिसका नाम था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चे क्या नाम है आपका? वैष्णवी? वर्षा? तो वर्षा जी मेरी आपसे एक, अरे क्या हुआ यार, मतलब कान मेरे थोड़े बूढ़े हो रहे हैं, क्या हुआ? वर्षा जी एक आपसे विनती रहेगी, मैं अभी आपको क्लास में मर्ज कर दूंगी कि आपको चीजें समझ में आए। डन। बट एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पीछे वाली क्लासेस इनसे लेके क्या कर लोगे, वीडियो देख लोगे, जिससे कि नेक्स्ट क्लास से आप बिल्कुल पूरा उसमें आ जाओ कि मैं जब बिल्कुल फ्लो में बोल रही होंगी चीजें। डन। अभी आज थोड़ा 19-20 भी हो तो ये मत सोचना टीचर में दिक्कत है, ये सोचना कि मेरा पीछे का छूटा हुआ है। डन। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे लें कि आपको सब कुछ समझ में आए। डन। सो गाइस, हम बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है जिसे पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लॉ। बस मैं 5 मिनट लगाऊंगी घड़ी में देख के। लॉ क्या होता है? कानून। ऐसा कानून, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसे किसने बनाया? कोई भी, 2 मिनट के लिए सब्र करेंगे। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं बनाता। कौन बनाता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। किसी के पास पावर होती है। और बेटा, जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो डिसीजन लेते होंगे, दादा दादी या मम्मी पापा, जिसकी मर्जी चलती होगी। डन। ऐसी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में किसकी मर्जी चलती है? मैंने कहा हमारे देश में किसकी मर्जी चलती है? हमारे देश में मर्जी चलती है, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट की। किसकी मर्जी चलती है? पार्लियामेंट की। अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो जब मैंने सेंट्रल लेवल की बात करी तो मैंने कहा पार्लियामेंट की मर्जी चलती है। तो पार्लियामेंट क्या करती है बेटा? कोई भी पहले एक क्या बनता है, बिल बनता है, फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, उसे प्रेसिडेंट साहब की क्या मिल जाती है? मंजूरी। तो जब उनकी मंजूरी मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? एक्ट। तो वो बन जाता है कानून, जो सबके लिए क्या हो जाता है? एप्लीकेबल। तो ऐसा ही एक कानून हमने शुरू किया हुआ है, आराम से देखेंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा द क्या है? एन द क्या होता है? आर्टिकल। इंडियन क्या है? भारतीय। इंडियन क्या है? भारतीय। और हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 है। जैसे आपने सुना धारा 370 को हटा के कश्मीर को बचाया, आर्टिकल 370 को हटा दिया हमने।
तो बेटा मैं वैसे ही कह रही हूँ, एक आर्टिकल है आर्टिकल 1 जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया क्या है। तो सारी स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज और 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? इंडिया। सारी स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज और पानी के अंदर भी 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर, तो वो बन जाता है इंडिया। एक्ट मैंने आपको बता दिया, बिल जो दोनों हाउसेज में पास हो गया और उसे किसकी मंजूरी मिल गई? प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी मिल गई, तो वो क्या बन गया? एक्ट। 1872 वो ईयर है जब ये एक्ट क्या हुआ? एप्लीकेबल हुआ। अब बीच में आया वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बस शॉर्ट में समझेंगे, फिर मैं इसी की गहराइयों में चली जाऊंगी और सबको एंजॉय कराऊंगी, नया बताऊंगी। गाइस मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक लाइन है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। बेटा क्या बोला मैंने? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। बेटा आपके पापा ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर ली तो वो आपको एक नई गाड़ी लेके देंगे। और बेटा आपने बहुत मेहनत करी और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर भी कर ली, अब आपके पापा आपको गाड़ी लेकर नहीं दे रहे, तो क्या आप उन्हें कोर्ट लेके जा सकते हो? क्यों? बेटा कहीं पे भी ऐसा निश्चित नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ ही होना चाहिए। मैं एक लाइन बोल देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। चलो आपके पापा ने लिख के दिया था, और बोलो, अब वो आपको गाड़ी लेकर नहीं दे रहे, अब बताइए क्या आप उन्हें कोर्ट में लेके जा सकते हैं? बोलिए वर्षा जी। कह रही है मुझे नहीं पता। कह रही है अगर गाड़ी की बात सोचूं तो ले जाऊंगी, बट वैसे पप्पा हैं, दुनिया क्या कहेगी तो ना ले जाऊं। लोग कहेंगे क्या कैसी लड़की थी, अपने पप्पा को जेल ले गई। हाँ जी। तो बेटा बस एक बात समझेंगे, जो ये इस टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सोशल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? जो आपके पापा और आपके बीच में हुए, तो बेटा जनरली इनके अंदर हमारा क्या नहीं होता? कोर्ट में जाने की इंटेंशन नहीं होती और उन्हें लेकर हम कोर्ट में नहीं जाते। बट मैंने ये नहीं कहा ऑलवेज, मैंने कहा जनरली। जनरली ऐसा होता है कि इनके केस में हम कहा नहीं जाएंगे? कोर्ट में नहीं जाएंगे। बेटा अब देखो एग्रीमेंट क्या होता है, एक सेकेंड देखना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सलमान खान ने प्रियंका चोपड़ा के लिए गाना गाया मुझसे शादी करोगी, उसने रिप्लाई दिया तेरे नाल मैं जावांगी। ऑफर भी थी और क्या हो गई? एक्सेप्टेंस भी हो गई। तो क्या बन गया ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही? एग्रीमेंट बन गया। जब आपके पापा ने कहा कि अगर आप सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे तो मैं आपको गाड़ी लेके दूंगा, आपको ऑफर की गई, आपने ऑफर क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। एग्रीमेंट बन गया नहीं बन गया? यस बन गया। यस वो क्या बन गया बेटा? एग्रीमेंट बन गया। बट बेटा एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि उसे कोर्ट में लेकर जाना। क्या सारे एग्रीमेंट्स, अब ध्यान से देखना, मैं कुछ नया बोलूंगी, पूरी क्लास अटेंटिव हो जाएगी। मैं कह रही हूं जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स और बेटा एक होते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं जो यारी दोस्ती में, जैसे मान लो वर्षा ने अपनी फ्रेंड को कहा आज मैं ना जनकपुरी क्लास लेने आई हुई हूँ, 12th के बाद कितने दिन हो गए मिले हुए, तू भी आ जा, यहीं पे मेट्रो पे मिलते हैं, फिर चलेंगे अपना रजौरी मार्केट में गोलगप्पे खा के आएंगे। इसने अपनी फ्रेंड को बोला, डन। बेटा अब इसकी फ्रेंड आ गई बेटा यहाँ पे जनकपुरी मेट्रो पे आ गई कि चल रजौरी में वो जो पिचकू वाले भैया उसके गोलगप्पे खा के आएंगे। वो भी आ गई और बेटा इसने कहा कि हाँ मैं तेरे को मिलती हूँ 2 बजे। बट बेटा यहाँ पे क्लास स्ट्रेच हो गई, पढ़ा रहे हैं हम तो पढ़ाते चले गए, बेटा 4 बज गए, वो फ्रेंड गुस्से में फोन मिलाती रही, हमने फोन उठाने नहीं दिया, वो फ्रेंड चली गई। अब अगले दिन वो फ्रेंड मिली, कहती है पहले तो तू मेरे वो दे दे 50 रुपए मेट्रो का किराया जो आने जाने का मैंने तेरे चक्कर में बर्बाद किया था। क्या वो 50 रुपए मेट्रो का किराया रिकवर कर सकती है? जल्दी बोलो। बाबा जी का ठुल्लू। ऑफर और एक्सेप्टेंस तो थी ना, आपने उसे ऑफर किया था, उसने एक्सेप्ट किया, वो मेट्रो स्टेशन पे भी पहुंच गई। बट बेटा ये कौन से एग्रीमेंट होते हैं? सोशल।
और सोशल एग्रीमेंट्स में जनरली देयर इज नो इंटेंशन टू गो टू कोर्ट. और कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होती है, देयर इज इंटेंशन टू गो टू कोर्ट. गाइस मैं ना हमेशा, एक भजन है वो मेरा बड़ा दिल के करीब है. एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा. कभी सुना है किसी ने? मतलब कई बार हम सोचते हैं, वो मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी ने अभी अपने भाई की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज पे एक लहंगा पहना था, जिस लहंगे की कीमत मेरे ख्याल से 100 सवा 100 करोड़ रुपए के बीच में है, जो मैं रीड कर रही थी आर्टिकल. क्योंकि उस पूरे लहंगे के ऊपर जो चोली है, उस पूरी चोली के ऊपर रियल एमरल्ड्स और जो बिग बिग इतने बड़े बड़े डायमंड्स लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, और वो भी कुछ अलग ही क्वालिटी के. पूरी चोली इज डिजाइन विद द हेल्प ऑफ डायमंड्स. तो 100 सवा 100 करोड़ रुपए का वो क्या है, लहंगा है. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे, बस वो लहंगा खो जाए इसका और मुझे मिल जाए, काम करता हूं. इंसान सोचता तो है ही ना ऐसी ऐसी बातें, मजे लेता तो है ही ना. तो बेटा एक मैं बात बोल रही हूं आपसे, प्लीज एवरीवन. मैंने कहा जब हम मैं एग्रीमेंट की बात कर रही थी आप लोग के साथ, मैं बीच में इमोशनल हो गई. मैंने कहा सोशल एग्रीमेंट्स में हमारी क्या नहीं है, देयर इज नो इंटेंशन टू गो टू कोर्ट. कमर्शियल में हमारी इंटेंशन है टू गो टू कोर्ट. कोई भी लॉ बनाया जाता है कोई कारण होता है. मैं कह रही हूँ किसी को इतना पैसा दिया ईश्वर ने, कोई कारण होगा ना, उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे. आई वॉज लिसनिंग वन सत्संग yesterday, और उस सत्संग में बी पराग का नाम सुना है किसी ने? सुना है ना, वंडरफुल सिंगर, पता है ना. बी पराग वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम स्वामी प्रेमानंदा जी महाराज, कि मेरा वो बच्चा जो भी पैदा ही नहीं हुआ था, जो अपनी माँ के पेट में था और उसकी डेथ हो गई, क्या गलती थी? उस नन्ही सी जान का क्या कसूर था कि उसे दुनिया देखने को ही नहीं मिली? तो महाराज जी ने इतना प्यारा जवाब दिया, मतलब मजा आ गया सुन के. वो कहते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि उसकी क्या गलती थी, उसको ये लाइफ देखने से पहले ही हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल. ये एक, हमें जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं ना, वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, जो ये योनि मिल रही है हमें. तो उसके कोई पिछले कर्म थे, तो वो ड्रेस मिली थी उसे अंदर, बट उसके कर्म ऐसे थे, इतने बेकार थे कि उसे बाहर आने का मौका ही नहीं मिला. आपको लग रहा है उस नन्ही सी जान की क्या प्रॉब्लम, क्या गलती थी, बट कोई पुराना इसका चल रहा है, वो तो क्लोथ था उसको जो भी मिला था. तो पुराने जन्म के उसने क्या भोगे हैं, अपने कर्म भोगे हैं. तो गाइस अगर कोई इतनी ऐश मार रहा है, अगर कोई इतना खूबसूरत बनाया है ईश्वर ने, हम कहते हैं ना वाह यार कियारा आडवाणी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज. कितने सारे लड़कों को लगती होगी डेफिनेटली, है ना, कुछ तो खुश भी हो रहे हैं बैठे बैठे. और यहाँ पे कितनी सारी लड़कियां होंगी जो कहते होंगे वाओ टाइगर श्रॉफ, व्हाट अ बॉडी. गाइस अगर किसी को भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया तो भी क्या है, कोई कर्म करे हुए हैं उसने, जो भी वो भोग रहा है वो क्या भोग रहा है, अपने कर्म. तो गाइस अब कह रहे मैम तो आज सत्संग मोड में चली गई. कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम भी ले लेना चाहिए. बस 1-2 मिनट तो लिया हमने, बट मैं मुद्दे पे आ रही हूँ अभी. मैंने कहा ना कि हर कोई क्या कर रहा है, किसी ना किसी पर्पस से, कुछ सब कुछ क्या हो रहा है सबकी लाइफ में, पर्पस से हो रहा है. कोई ना कोई क्या है उसके पीछे कारण है. तो कोई तो कारण होगा ना, जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बनाया गया. कोई तो कारण होगा ना. जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्या कारण रहा होगा इस लॉ को बनाने का? मैंने कहा कारण है कि ऐसा ना हो कि सोसाइटी में कोई भी सेफ फील ना करे. सोसाइटी में क्या ना हो, कोई भी सेफ महसूस ना करे, लोग वादे करें और मुकर जाए. मैंने आपको कहा कि मुझे 100 बोरे गेहूं के चाहिए, आज ऑर्डर प्लेस किया, कल कहते नहीं जी मेरे को चाहिए, मेरा प्लान चेंज हो गया. व्हाट द हेल इज दिस? ऐसे सामने वाला तो बेचारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. आप समझने की कोशिश करिएगा. मुझे ना एक मूवी का सीन याद आ रहा है, मैं अपने पास नोट भी कर लूं, मैं पक्का निकलवा के रखूंगी. आप में से किसी ने देखी है स्वर्ग मूवी?
गोविंदा की है। एनीवन हैज सीन गोविंदा? राजेश खन्ना जी की पुरानी मूवी है। वो गोविंदा राजेश खन्ना जी का नौकर होता है उस मूवी में, और वो उसे निकाल देते हैं और वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। अगर कोई रिकलेक्ट कर पा रहा है तो, नहीं कर पा रहे तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो बेटा वो बहुत बड़ा क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। तो जब वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता है तो उसे ना बड़ा दुख होता है अंदर से कि जो मेरे साहब जी होते हैं राजेश खन्ना जी, उनके भाइयों ने उनके साथ बड़ा गलत किया होता है और उन्हें कोठी से बाहर निकाल दिया होता है उनको चीट करके। तो वो ये सोच लेता है कि आज तो मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं कि मैं इनके भाइयों से बदला लूंगा। तो वो उनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और बेटा फिर कहता है नहीं उठाता तुम्हारा माल, जाओ तुम्हारे से जो ये कर लो। गाइस, और उनके उनको वो बड़े खुश हो जाते हैं जो राजेश खन्ना के भाई का रोल प्ले कर रहे होते हैं उस मूवी में। वो ये सोचते हैं कि हमें इतने बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं, वो मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा क्या कर लेते हैं? उधार उठा लेते हैं। अब अगर गोविंदा उनसे ऑर्डर नहीं उठाएगा और पेमेंट नहीं करेगा तो उनकी तो घर बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, वो उनकी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज ही ना हो तो लोग आज वादा करें और कल मुकर जाए, तो सोसाइटी में कोई भी क्या नहीं फील करेगा? सेफ ही फील नहीं करेगा। सो दैट द पीपल शुड फील सेफ, हमें क्या चाहिए? कोई बोलिए, हमें क्या चाहिए? कानून। तो इसीलिए हमने बनाया द ऑब्जेक्ट बिहाइंड क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिससे कि लोग सोसाइटी में क्या फील करें? सेफ फील करें, और कोई भी अपने प्रोमिसेस करके क्या ना हो जाए? बैक स्टेप ना हो जाए। कोई भी अपने प्रोमिसेस करके क्या ना हो जाए? बैक स्टेप ना हो जाए। अब मैं श्योर हूं किसी ना किसी के मन में ये बात जरूर चल रही होगी, मैम फिर भी होता तो है, बहुत सारे लोग तोड़ देते हैं। चल रहा था किसी के मन में? डन। हाँ तो बेटा उसी को बोलते हैं, हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्या बोलते हैं उसे? तो ब्रीच का मतलब तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो बेटा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो बेटा हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बेटा जैसे कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या होती है? कोई दवाई होती है। डन। जैसे मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल टूडे, बट आपकी क्लास में अच्छे से लूंगी, डोंट वरी। आई वाज हैविंग सम पेन हियर, तो आई वाज अनकंफर्टेबल लिटिल। बट मुझे लगा, मैंने कहा यार पता नहीं बच्चे परेशान हो जाएंगे अगर अचानक से मैं ऐसे कहूंगी कि मैं नहीं ले पा रही। मैंने कहा जाते हैं धीरे धीरे पढ़ाएंगे। बीइंग ऑनेस्ट विद यू, आई एम जस्ट डूइंग दिस कन्फेशन। तो बेटा अब मैं सोचा हुआ है आपकी क्लास के बाद मैं जस्ट इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाऊंगी और एक बार चेकअप कराऊंगी और मेडिसिन लूंगी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन, आई एम फीलिंग अनईजी, मेरे यहाँ पूरा पेन हो रही है। तो बेटा अब एक बात सुनिएगा जरा, अगर कोई पेन है तो उसकी क्या है? कोई मेडिसिन है ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा तो उस ब्रीच के लिए भी क्या है? रेमेडीज। लॉ मेकर ने क्या बनाई है उस ब्रीच के लिए भी? रेमेडीज। मैं रेमेडीज को अपनी भाषा में बोलती हूँ दवाइयां। क्या बोलती हूँ मैं? दवाइयां। कि जिसको दर्द हुआ है उसको क्या दिलवा दो? दवाई दिलवा दो। किससे दिलवा दो? कोर्ट से दिलवा दो। लॉ मेकर ने उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बना रखे हैं कि भाई तूने क्या करा? वादा तोड़ा, अब तुझे उसको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। तेरी वजह से उस पार्टी को जो नुकसान हुआ उस नुकसान की क्या कर? भरपाई कर। गाइस मैं 2 मिनट के लिए मजा लेने के लिए कुछ आप लोग का लेवल रेस करूं, तैयार हैं? गाइस क्या आपको लगता है सारी दुनिया सोचती है कि, जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ गाइस, देखो जो फैमिली होती है ना वो बड़ी इमोशनल हो जाती है। जैसे माय हस्बैंड वाज सेइंग इट टू मी, जो मुझे तेरी हालत ठीक नहीं लग रही, तू मत जा, अगर तेरे को कुछ हो गया किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत तो हमें होगी। अपने बच्चे के बारे में सोच, मेरे बारे में सोच, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आता है, तेरे को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी दिक्कत होती तो मैं डेफिनेटली आपको बोलती। हाँ आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, आप पॉजिटिव सोचो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैंने उनको ऐसे कन्विंस करा और मैं अपना क्लास लेने के लिए आ गई। अब एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी बात जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। मैंने कहा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है? दवा है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है? दवा है। अब अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, हम उसे भी क्या दिलवाएंगे? दवा। बट आपको क्या लगता है हर चीज का सॉल्यूशन पैसा है? मिस्टर एक्स ने मिस वाई के साथ वादा किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और तेरे से शादी करूंगा। वो बेटा उनके बीच में अच्छा खासा अरेंजमेंट हो गया कि अब शादी होने वाली है, सारी तैयारी चल रही है, और बाद में कहता नहीं जी मुझे तो कोई और पसंद आ गई, मैं ना कर रहा। आपको क्या लगता है पैसा उसके दर्द की भरपाई कर सकता है? तो क्या पैसा पैसा करते हो? क्यों तुम पैसे पे मरते हो? हर चीज का सॉल्यूशन क्या नहीं है? पैसा नहीं है। एट द एंड जब ऊपर जाना है तो साथ में ये नहीं कह सकते भगवान को मैंने बड़ी मेहनत करके जोड़े तो थोड़े से ले जाने दो।
जाना क्या है, खाली हाथ। और यही बात इंसान समझ नहीं रहा है, पागल हुआ है। मैं राइट और रॉन्ग? बट इसका मतलब ये नहीं कमाएंगे नहीं, खूब छक्के कमाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब बड़े सपने देखेंगे। बट मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, देखो सपने और बहुत बहुत ज्यादा बड़े सपने देखो कि बहुत ज्यादा कमाना है पैसा, बट परेशान मत हो अगर उसे अचीव ना कर पाओ तो। सिंपल सी बात, खुश रहो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन लाइफ, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। बट वो एक बात है कि मनी होती है तो हैप्पीनेस ज्यादा आ जाती है। वही वाली बात है ना, रिक्शा में बैठ के रोने से अच्छा है बीएमडब्ल्यू में बैठ के रो ले, तो कंफर्टेबल ज्यादा हो जाएगा रोना। डन। सो गाइस, खैर बात वापस लौटते हुए, तो मैंने क्या कहा आपको, तो हम देखेंगे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट टेक के अंदर जब उन्होंने रेमेडीज दी, जब उन्होंने हमें सॉल्यूशन दिए, दर्द की भरपाई दी कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अपना वादा तोड़ दे तो राज्य हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी दवाइयां हैं। उसमें से एक दवाई ये भी है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब पैसा मेरे दर्द की भरपाई नहीं कर सकता तो मैं कह रही हूं मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसाइड हुआ था वैसे ही करवा के दो। अब वो कोर्ट की मर्जी है कि वो आपके फेवर में दे या ना दे। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेती हूं, किसी ने अभिजीत सावंत का नाम सुना है? फर्स्ट इंडियन आइडल बना था वो। इंडियन आइडल का नाम सुना है? सोनी पे आता है इंडियन आइडल, जो हमारा म्यूजिक शो है, जैसे सारे गामा पा, और आजकल तो कोई नए नए भी आ रहे हैं ना, लिटिल चैंप्स करके भी आता है, एक बड़े सारे आते रहते हैं। गाइस, अब उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो भी हमारे शो का विनर होगा, जो भी हमारे शो का विनर होगा, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगले 1 साल तक वो हमारे चैनल के लिए गाना गाएगा। हम उसकी रिकॉर्डिंग्स करेंगे और वो किसी और चैनल के लिए गाना नहीं गाएगा, 1 साल के लिए हमारे लिए ही गाना गाएगा। गाइस, अभिजीत सावंत वाज द फर्स्ट इंडियन आइडल जिसने इंडियन आइडल जीता। गाइस, वो सोनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगले 1 साल तक वो किसके लिए गाना गाएगा? सोनी के लिए गाना गाएगा। बेटा, अभिजीत सावंत को बेटर ऑफर मार दी किसने? बेटा, मान लेते हैं जी वालों ने उसे बेटर ऑफर मार दी। बेटा, इंसान क्या है? लालची। जरा से पैसे फालतू दिखे नहीं, इधर लुढ़क लिया, बीपैंदी का लोटा। अभिजीत सावंत लालच में उनके लिए भी गाना गाने लग गया। गाइस, अब सोनी को क्या पैसे चाहिए? सोनी को पैसे की कमी है? सोनी जाएगा और जाके किसका दरवाजा खटखटाएगा? कोर्ट का। और कोर्ट से कहेगा कि मुझे इंजंक्शन का ऑर्डर दो। बेटा, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट टू डू समथिंग, कि अभिजीत सावंत के अगेंस्ट मुझे ऑर्डर दो कि वो क्या नहीं करेगा, किसी और चैनल के लिए गाना नहीं गाएगा। तो सोचो, यहां पे सोनी का दर्द पैसे से नहीं भरा जा सकता, पैसा उसके दर्द की भरपाई नहीं कर सकता। तो वो कोर्ट के पास जाके ऑर्डर लेके आ रहा है कि अभिजीत सावंत किसी और चैनल के लिए गाना नहीं गाएगा। इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट टू डू समथिंग, और इसी को बोलते हैं इंजंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंजंक्शन। अभी टेंशन नहीं लेंगे, पूरा चैप्टर करेंगे हम ये आराम से। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ब्रीच का मतलब तोड़ना। तो बेटा, तोड़ोगे तो क्या मिलेगी? सजा। सजा बड़े सारे प्रकार की हैं। सजा ये भी हो सकती है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, कुछ करना ही पड़ेगा, या फिर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए ये काम आप नहीं करोगे, या फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि आपको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आप एक लाइन को सुनना, या तो कंपनसेशन दिलवा दिया, पैसे दिलवा दिए, बट जब पैसा दर्द की भरपाई, बोलिए यार, जब पैसा दर्द की भरपाई नहीं कर सकता तो हम कंपनसेशन नहीं लेंगे। तब हम कौन से वाला ऑर्डर लेंगे? टू डू समथिंग या फिर नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग को बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नॉट टू डू समथिंग का ऑर्डर जब कोर्ट से लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। कितने लोग हैं जो मेरे साथ सहमत हो रहे हैं? गाइस देखो, टॉपिक नहीं समझ आया बेटा? आ गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। गाइस प्लीज मेरी बात को समझिएगा। गाइस, एक तरीका ये होता है कि पन्ने पलट रहे हैं, बस निपटा रहे हैं। एक है कि मैं चैप्टर को आपको महसूस कराना चाहती हूँ कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो बेटा, आपको समझ में आ गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसे लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। एग्रीमेंट सोशल भी होते हैं, एग्रीमेंट कमर्शियल भी होते हैं।
मैंने कहा सोशल एग्रीमेंट्स में जनरली हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती, जो आपके फ्रेंड ने प्रॉमिस कर दिया मेट्रो पे मिलते हैं, या फिर आपके पापा ने कहा तू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ले, मैं तुझे लैपटॉप लेके दूंगा, गाड़ी लेके दूंगा. सो दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर सोशल एग्रीमेंट्स, और इनमें हमारी जनरली क्या नहीं होती, इंटेंशन टू गो टू कोर्ट नहीं होती. बट कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिनमें हमारी क्या होती है, देयर इज एन इंटेंशन टू गो टू. क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? बोलिए बेटा. I just need 1 second. जय माता दी. डन बेटा. तो सारे जने मेरे साथ, और मैंने आपके साथ फिर एक बात करी. क्या बात करी? कि वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड. बोलो बेटा. कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा. वो अंबानी की बेटी पहन रही है 125 करोड़ का लहंगा, हम पता नहीं पूरी जिंदगी भी लगे रहेंगे. मैं तो हमेशा ऐसे बोलती हूँ, पता नहीं ऊपर वाला कब कौन सा मैजिक कर दे, आ जाए मेरे पास भी 125 करोड़. और अभी तो जो सिचुएशन है उसे देख के पूरी जिंदगी भी लगे रहे, पता नहीं 125 करोड़ आए ना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और वो क्या पहन रही है? एक लहंगा. उसके लिए 125 करोड़ रुपए इज नथिंग. भाई जिसके बाप की कमाई है रोज की 1200-1300 करोड़ रुपए, उसके लिए क्या है 125 करोड़ का लहंगा? सोच लेगा एक दिन अपने उसकी शादी पे लगा दिया अगर 1000 करोड़ रुपए, तो क्या हुआ, एक दिन पापा ने नहीं कमाया. पूरे साल कमाते हैं, एक दिन नहीं कमाया. इट्स वन डे इनकम फॉर देम. 1000 करोड़, 1200 करोड़. भाई मतलब कोई तो, मैं तो सोचती हूँ, मुझे ना बस भगवान से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दिन ना मुझे वो दिखा दे उनका. ऐसे कौन से कर्म करे थे यार उन्होंने? कुछ तो ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होगा. क्या अच्छे ऐसे कर्म करे हैं जो दिखे तो सही भाई, जो इस लेवल की ऐश मार रहे हैं. डेफिनेटली किए तो हैं, जब भी वो मजे ले रहे हैं. डेफिनेटली. तो बेटा प्लीज एक सेकेंड. अब मैं आप लोगों से वही सवाल कर रही हूँ, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड. बोलिए बेटा. बोलो राजीव, व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड. एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच बच्चे. क्या नाम है आपका? दिवांशी, वेरी गुड. जिससे कि सोसाइटी में पीपल क्या फील करें? पीपल शुड फील सेफ. लोग क्या फील करें? सेफ. अनदर रीजन व्हाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड, जिससे कि कोई भी प्रोमिसेस करके उनको क्या ना करे, ब्रीच ना करे, तोड़े ना. और अगर उसने ब्रीच किए तो हम क्या करेंगे, उसे दवाइयां देंगे. और उन दवाइयों को क्या बोलते हैं? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और बेटा मैंने आपको अभी बोला, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाएं और याद रखें, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हमेशा पैसा है? वन ऑफ द रेमेडी इज पैसा. वन ऑफ द रेमेडी इज पैसा. वो क्या बोलते हैं उसे? कंपनसेशन. कि उसे सामने वाली पार्टी को क्या देने होंगे? डैमेजेस. कंपनसेशन के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने? बट मैंने कहा हर बार पैसा आपकी दर्द की क्या नहीं कर सकता, भरपाई नहीं कर सकता. तो उस सिचुएशन में ये दो रेमेडीज और बोल दी मैंने. कौन सी रेमेडी बोली? एक सूट फॉर इंजंक्शन. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. इंजंक्शन क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ कोर्ट नॉट टू डू समथिंग. बोलो बेटा मेरे साथ. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है बेटा? बोलो. ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू डू समथिंग. तो बेटा प्लीज आप क्या ये तीन नाम मेरे लिए याद कर सकते हो? बोलिए. मैंने क्या कहा? वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज मेड. मैं चाहती हूं मेरा बच्चा सिर्फ रट्टे नहीं मारे, मैं चाहती हूं मेरा बच्चा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर जाए. लर्न तो हो ही जाएगा बेटा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हो जाता है तो लर्न करना क्या होता है? आसान होता है. अगर आप में से किसी ने वो मूवी देखी है, थ्री इडियट्स, है ना बेटा? एक होता है लर्न करना समझ के, एक होता है चतुर वाले रट्टे. देखा था मूवी में सीन है,
चमत्कार का क्या हो गया था आपको पता है, याद है ना? तो प्लीज, वही नहीं चाहती मैं मेरी क्लास के साथ वो वाली हालत हो कि उनके नॉलेज का कुछ चमत्कार की जगह डैश हो। सो आई वांट कि उनका कॉन्सेप्ट क्या हो बेटा, समझ में आए, कनेक्ट करें वो टॉपिक से। लर्न तो कर ही लेंगे, बट पहले हमें समझ भी तो आए जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर करने क्या वाला है। ना बेटा, मैं ये ना करने दूं अपनी क्लास में, ये ना सहा जाए मुझसे। मैं अपनी पूरी जान लगा देती हूँ अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में, ये सबको पता है अब तो। और ये तो अगर कोई कर ले, हाँ, पाप लागे उसे। चलिए खैर, सो वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज मेड, बोलो बेटा फटाफट। जिससे कि सोसाइटी में लोग क्या फील करें, सेव करें, और अपने प्रोमिसेस को ब्रीच मतलब ब्रेक ना करें। ब्रीच मतलब तोड़ना, तोड़े ना। तो मैंने कहा अगर तोड़ेंगे तो हम भी उनकी कुटाई करेंगे, और वो कुटाई क्या है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको ये दवाइयां दिलवाएंगे, जिनके साथ गलत हुआ है उनको ये दवाइयां दिलवाएंगे। दवाई नंबर 1 कंपनसेशन, दवाई नंबर 2 सूट फॉर इंजंक्शन, दवाई नंबर 3 है एक और बट मैं अभी नहीं बता रही, दवाई नंबर 4 भी है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सूट फॉर क्वांटम मेरिट, बट मैं अभी धीरे धीरे आप लोग का लेवल मैच्योर करूंगी, आगे का चैप्टर रहेंगे। डन, अभी इतना ही। तो 3 दवाइयां आपके दिमाग में जाती हैं, कंपनसेशन क्लेम करवा रहे हैं, इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर ला रहे हैं नॉट टू डू समथिंग, कोर्ट का ऑर्डर लेके आ रहे हैं टू डू समथिंग। और ये दोनों रेमेडी कब मिलती होंगी, ये दोनों रेमेडी कब मिलती होंगी, सूट फॉर इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जब पैसा हमारे दर्द की भरपाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो, जो डर गया सो मर गया। when monetary compensation is not enough, when monetary compensation is not enough, जब पैसा हमारे दर्द की भरपाई नहीं कर सकता, तब मेरे बच्चे हम कौन से वाली रेमेडी लेने जाते हैं कोर्ट के पास, इंजंक्शन या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और कहते हैं कोर्ट कोर्ट हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो जो हमारे से वादा किया गया था वो वादा पूरा करवाओ। जो उन्होंने कहा था किसी और चैनल के लिए गाना नहीं गाएंगे, तो उसके खिलाफ ऑर्डर दो कि वो किसी और चैनल के लिए गाना नहीं गाएगा। और अगर उसने मुझसे कहा था कि वो ये काम करेगा तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो यही काम चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेटा दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेमेडी। तो अगर आज के बाद कोई आपसे पूछ ले यार तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बताइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाने के पीछे मकसद क्या है? डम तो नहीं होगे, बोल दोगे ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? So that the people living in the society should feel safe, so that the people making the promises should not break them, should not breach them. अगर वो ब्रीच करेंगे तो जिसके साथ गलत हुआ उसे हम क्या दिलवाएंगे, और वो कौन कौन सी रेमेडी है? पहली क्या बोली, कंपनसेशन डैमेजेस, दूसरी सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पक्की बात, आगे बढ़ जाऊं सारे जने मेरे साथ, आपको समझ में आता है वर्षा जी? डन। तो गाइज आप सारे चीते हो गए, आपको पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। यहां तक सारे जने मेरे साथ, एवरीवन? अब देखेंगे, पहले ये लेते हैं। बेटा क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। राजे क्या बोला मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा मेरे पास 3 कैटेगरी है। पहली है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, या फिर हम उसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एक है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, या फिर हम बोलते हैं उसे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। और बेटा नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ
एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस? तो बेटा ये मेरे पास कौन सी कैटेगरी आई? फर्स्ट। मैं, वर्षा जी आप परेशान नहीं होंगे, मैं ये वाली कैटेगरी पूरी कर चुकी हूँ। हम फर्स्ट कैटेगरी पूरी कर चुके। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड या तो बाय लॉ या फिर इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। डन। तो आप 1 मिनट के लिए परेशान नहीं होंगे। और बेटा मैंने सबसे पहले बोला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें शब्दों का इस्तेमाल हो, ओरल या रिटर्न। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ओरल भी या रिटर्न भी। फिर मैंने कहा इम्प्लाइड 2 प्रकार के होते हैं, इम्प्लाइड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। तो इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हम उन्हें बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। याद है आपको? याद आ रहा है? वेइंग मशीन या फिर जो एटीएम मशीन हो गई या फिर जो हॉस्पिटल्स वगैरह में वो खड़े होते हैं वेंडिंग मशीन जिसमें हम पैसे डाल के क्या निकाल लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं। डन। और बेटा फिर मैंने कहा मेरे पास एक आया इम्प्लाइड बाय लॉ जिसके बारे में मैंने दिल खोल के आप लोग के साथ बहुत सारी बात करी थी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैं, वो लोग जो नहीं थे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए जो लोग थे लास्ट क्लास में उनसे बात कर रही हूँ। Quasi contracts are those contracts in which there is no offer, no acceptance. Still a valid contract comes into picture. क्यों? Deemed by law. मानो या ना मानो? Principle of equity and justice, principle of unjust enrichment, nemo debit locu plenary ex liena justua. No one is allowed to have benefit at the expense of others. कोई भी इंसान दूसरे के नुकसान के मजे नहीं ले। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? श्योर एवरीवन? फिर मैंने इसी के अंदर आप लोग के साथ बात करी जब मैंने कहा नो वन इज अलाउड टू हैव बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थे, सेक्शन 68 टू 72। मैंने अभी वो वाला नहीं बताया, नेसेसरी वाला बाकी सारे बता दिए थे। इंटरेस्टेड पेमेंट, मिस्टेक, अगर कोई डिलीवरी हो गई मिस्टेक से, या फिर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, याद आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर फाइंडर ऑफ गुड्स। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे किसके? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या पूरी क्लास मेरे साथ है? जो लोग लास्ट क्लास में थे, कौन कौन है जिसको ये वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं पता, प्लीज एक बार ही देखना चाहूंगी। 1 2 3। तो बेटा आप तीनों लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, रिलैक्स रहेंगे। मैंने सिर्फ एक बार ही फ्लो में जाने के लिए रिवाइज करा दिया बाकी सबको। डन गाइस। अब जाते हैं, नई कैटेगरी है, सबको किसी को भी नहीं पता, सब एक साथ है। डन। बेटा कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। बहुत आराम से बात करेंगे। गाइस ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। गाइस ये मेरे पास सारे के सारे कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? दिल टूट जाएगा मेरा अगर इस क्लास ने जवाब नहीं दिया। हाँ जी बेटा, ग्रीन टी शर्ट, क्या बातें हो रही हैं, प्लीज मुझे भी बता दो, मेरे से भी कर लो। अच्छा आपका फोन आ रहा था तो आप कह रहे थे कि मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, पता नहीं है भड़क जाएगी नहीं भड़केगी। गाइस देखो मैं एक बात बताती हूँ, क्लास का हम एक रूल सा बना लेते हैं कुछ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कॉल है जो आपके घर से है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जो आपके लिए अटेंड करना जरूरी है, आप क्लास का फ्लो डिस्टर्ब किए बिना चुपचाप उठ के जाके कॉल ले सकते हो, मेरे को बिना बताए, डिस्टर्ब किए बिना। अपने आप जाइए, उठा के ले ली, जाके ले लीजिए।
और अगर आपको लगता है कि वो कॉल अवॉइड हो सकता है, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं क्लास खत्म होने के बाद ले सकता हूँ, तो उसे इग्नोर मारिए और क्लास में बैठे रहिए। तो वो डिसीजन बेटा आप खुद लेंगे, अपनी कॉन्शियस से, अपनी ईमानदारी से। मैं आप पे ट्रस्ट करूंगी कि अगर आपका इंपॉर्टेंट कॉल होगा तभी आप उठ के बाहर गए। गाइस कभी मेरे साथ भी इमरजेंसी हो सकती है ना, मैं भी कहूँ बेटा 1 सेकंड मुझे लेना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी रूटीन में तो आप नहीं देख रहे होते ना, मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बीच में फोन पे ही बातें कर रही हूँ या फिर फोन नहीं उठा रही हूँ, बट कभी अगर मुझे भी लगता है कि मेरे साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, बज रहा होगा, तो मैं भी उठा लूंगी, पॉज करके मैं भी उठा लूंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमें अंडरस्टैंड करना है अपनी सिचुएशन को, और आप पे, मैं आप पे ट्रस्ट करूंगी और आप मुझ पे। तो आज मैंने ये आपको सबको रूल बता दिया, कभी भी किसी का फोन बज रहा हो, क्लास का फ्लो डिस्टर्ब किए बिना, आपस में बात किए बिना, टेक योर डिसीजन। अगर वो इंपॉर्टेंट कॉल है, गो आउटसाइड एंड टेक इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेक सेंस बेटा? तो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स कि आप जाके बाहर ले सकते हो आराम से, अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैंने पहला क्या बोला, प्लीज एवरीवन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं बात कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, तो मैं इस मुद्दे पे थी, व्हाट इज दिस वर्ड एनफोर्सेबिलिटी? एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? एनफोर्सेबल का मतलब क्या है? जिसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। एनफोर्सेबिलिटी कि एनफोर्स किया जा सकता है उसे कोर्ट में ले जाके या नहीं, कोर्ट में ले जाया जा सकता है या नहीं। गाइस मैं ये सारे डिटेल में समझाऊंगी, बहुत डिटेल में, बट अभी सुनेंगे। मैं मान लेती हूं कि हमारे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, ज्योति और दिनेश, या फिर ए और बी, लिखना आसान रहेगा, मैंने कहा दो पार्टीज हैं ए और बी। तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें ए भी कोर्ट में जा सकता है और बी भी जा सकता है, जिसके साथ गलत हुआ वो कोर्ट में जा सकता है। वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो डे वन से खराब होता है। अभी मैं पूरी कहानी सुनाऊंगी, डोंट वरी। जो क्या होता है, डे वन से खराब होता है, जिसका जन्म ही पैदा ही खराब है, पैदा होते ही क्या है वो खराब है। तो बेटा मैंने कहा उसमें ना ए कोर्ट में जा सकता ना बी जा सकता, क्योंकि उसका तो जन्म ही क्या हुआ है, खराब हुआ। अभी आराम से बात करेंगे, हौले हौले। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो डे वन पे तो बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेटर ऑन खराब हो गया। लेटर ऑन क्या हो गया? और उस लेटर ऑन खराब होने को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या फिर बेटा एक और बात बोलने जा रही हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बेटा मैंने कहा जिसका जन्म तो क्या हुआ था, बोलिए। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लूं, सुनने के लिए तैयार है सब? मजेदार एग्जाम्पल, थोड़ा सा हट जाए पढ़ाई से, 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, सब तैयार है? डन। गाइज मैं बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट कुक हूं, बहुत ही शानदार। मतलब अगर मैं हमेशा बोलती हूँ अगर मैं सीए ना होती तो मैं शेफ होती, डेफिनेटली। और मेरा ड्रीम भी यही है कि मुझे बस थोड़ा सा पैसा और जोड़ना है अपने दम पे, पति के दम पे तो मैं आज भी रिटायरमेंट ले लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दम पे मुझे थोड़ा सा पैसा और जोड़ना है, और इस लायक इस पोजीशन में पहुंचना है कि या तो ठेले लग जाएं, या फिर एक कैफे खुल जाए, या फिर एक रेस्टोरेंट खुल जाए, जितने पैसे जुड़ जाए, और कहीं जाके आज से 10 साल बाद पहाड़ों वहाड़ों में एक कैफे खोल लूं और अपना आराम से वहां पे हेल्दी हेल्दी डिशेस बना के और वहां पे आराम से बेचें और नेचर में बैठे रहें। दैट इज व्हाट इज माय गोल। सबके अपने सपने हैं जिंदगी में, ये मेरा है कि मुझे बड़ा रिलैक्स जीवन व्यतीत करना है। डन। गाइज मैंने आपको बता दिया कि मैं एक्सीलेंट कुक हूं। डन। अब मेरी नई नई शादी हुई, कहानी सुनेंगे, बड़ी मजेदार कहानी है ये। गाइज मैं शादी होके आई, आपको पता है वो एक रस्म होती है, किचन में कुछ बनवाते हैं, किचन में कुछ कुकिंग वगैरह करवाते हैं। तो
मेरी सासू माँ ने मेरे से बोला, मैं तो रिलैक्स चिल मार रही थी, कुछ भी बनवा ले, मुझे तो सब आता है। मतलब जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वो डरता थोड़ी ना है, कहेगा कुछ भी बनवा लो यार, क्या दिक्कत है। मैंने कहा, उन्होंने मेरे से बोला, बेटा एक काम करो, आप ना आटे का हलवा बना लो। भाई मेरी हालत खराब, सूजी का तो बहुत बनाया था कंजकों पे, आटे का हलवा कभी घर पे बनाया ही नहीं हमने। क्योंकि मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जो हमारे घर के साथ में रहती थी, सरदारनी आंटी, भाई वहां पे खड़ा प्रसाद आंटी के यहाँ इतने पाठ वाट होते रहते थे, और आंटी के हाथ का वो आटे का हलवा बड़ा टेस्टी होता था, तो हम तो आंटी को आवाज मार के बोल देते थे बाहर, जब मन करता था, आंटी आज प्रसाद बना देना वो वाला। मेरे भाई को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो बोल देता था आंटी को कभी भी आवाज मार के, आंटी बड़े दिन हो गए खड़ा प्रसाद नहीं खिलाया। तो मतलब कभी हमने बनाया ही नहीं, ना कभी नीड रियलाइज हुई कि यार वो चीज भी बनानी है, क्योंकि वो तो बेस्ट वर्जन हमें बना बनाया मिल जाता था। गाइस अब मुझे तो कोई रेशो वेशो भी नहीं पता कि इसमें क्या डलता है, और ऊपर मेरा फोन पड़ा है और नीचे मैं किचन में हूँ कि भैया मैं पूछ लूं कुछ कर लूं ना, अब तो घुस चुके हैं, अब ये भी नहीं कि बाहर चले जाओ। मैंने लिया प्रभु का नाम, और जैसे जैसे सूजी का हलवा बनाते थे एग्जैक्ट सेम रेशियो से सेम तरीके से मैंने किसका हलवा बना दिया। गाइस आपको क्या लगता है आटे का हलवा कैसा बना होगा? गाइस हलवा ऐसा बना, चेसी ने भी नहीं खाया, चेसीज आर डॉग, इतना वाहियात। अब मेरी सासू माँ आई, मेरी शक्ल उतरी हुई, मतलब वो देख के ऐसा चिड़ सा लग रहा, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ना कभी आटे का बनाया नहीं। तो कह रही बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, सूजी का बना लेते। मैंने कहा हेलो, यहाँ जान निकाल दी, पहले बता देते सूजी का बनाना है। गाइस अब तो क्या था उसमें, तो हम क्या थे, चीते थे, परफेक्ट थे। मैंने उसे साइड में करा, वो तो बेकार हो गया। मैंने फटाफट शानदार क्या बना दिया बेटा, सूजी का हलवा बना दिया। अब मुझे, मैंने बेटा कढ़ाई में बना हुआ है, और ऊपर से वो बादाम किशमिश और गोला वोला सब ऐसे हुए हुए शानदार, ऐसे लग रहा था। आधों को तो भूख ही लग गई यहाँ पे बेचारे, सुबह से पहले क्लास थी कोई। हाँ तो बेचारे देखो जो भूखे बैठे हुए हैं, उनको तो भूख ही लग गई है कि ये हलवे की और बातें कर रही हैं, ड्राई फ्रूट और डाल रही हैं, ऊपर से गोला भी कद्दूकस कर दिया है। गाइस अब वो हलवा पड़ा हुआ है किचन में, मतलब मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं 2 मिनट के लिए बार बार आई बताने के लिए कि रेडी हो गया है। मुझे क्या पता कि इनके यहाँ पे चूहे ऐसे ही कूदते रहते हैं किचन में, और एक चूहे ने भी नया ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया, ब्लैक ब्लैक। समझ गए भावना? अब बताइए, क्या जब मैंने वो हलवा बनाया था वो खाने लायक था या नहीं था? बट क्या बाद में जब चूहे ने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, क्या वो खाने लायक रहा या नहीं रहा? और जो आटे का हलवा था, क्या वो बिगनिंग में खाने लायक था या नहीं था, या वो बना ही खराब था? अब जरा एक बार ही देख लो जो मैं बोलना चाहती हूँ। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? आटे का हलवा है जो डे वन से ही खराब है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो सूजी का हलवा है, जो बना तो शानदार था, बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, और क्या हो गया, खराब हो गया। ये सूजी का हलवा है। ये तो मजाक वाले एग्जाम्पल थे मेरे बच्चे, आपको कॉन्सेप्ट रिटेन कराने के लिए, कि जो डे वन से खराब होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, एबिनिशियो। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? एबिनिशियो का मतलब होता है सिंस बिगनिंग। बेटा एबिनिशियो का मतलब होता है सिंस बिगनिंग। जो डे वन से खराब होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जरा जोर से बोलिए। वॉइड एबिनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट। बेटा जो डे वन पे तो रापचिक था, शानदार था, बहुत बढ़िया था, बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि अब वो कोर्ट में ले जाने लायक नहीं रहा, उसे हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं एक लाइन बोल रही हूं, ध्यान से सुनना सुनना। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज इन्फोर्सेबल व्हेन इट वॉज मेड, कि जब बनाया गया था, जब वो बनाया गया था तो वो क्या था, कोर्ट में ले जाने लायक था या नहीं था? यस इट वॉज इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल का मतलब कोर्ट में ले जाने लायक था, बट लेटर ceases to be enforceable। ceases मतलब स्टॉप,
बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से हमने स्टॉप कर दिया कि अब ये कोर्ट में ले जाने लायक नहीं है। गाइस, मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, फनी एग्जाम्पल से हटके, रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्ड के एग्जाम्पल सुनिएगा। गाइस, मेरे और आपके बीच में शर्त लगी कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्या नाम है बेटा? संचिता। संचिता और मेरे बीच में शर्त लगी कि इस बार का आईपीएल तो आरसीबी जीतेगी। कह रहे मैम शर्त तो कोई ढंग की लगाते। गाइस, अब मैं आरसीबी फैन हूं तो आरसीबी के बारे में ही बोलूंगी ना। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ी ना है कि दुख में साथ छोड़ दो अगर वो इस टाइम लास्ट में है टेबल पे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में ना करे कोई। सुख में साथ सब दें और दुख में ना दे। मतलब अगर वो टॉप पे होती, अच्छा खेल रहे होते तो हम कहते कि अब तो अच्छा खेल रही है 2-3 मैच से पिछले। अरे कुछ नहीं पता जीवन में, एक बार बस किसी तरह तुम प्ले ऑफ में पहुंचवा दो, फिर जितवा तो मैं दूंगी। सारा अभी तो जंग यही है, प्ले ऑफ में ही पहुंचने के चांसेस क्या है? नेग्लिजिबल। प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 लो। सारे मैच जीतने हैं, हाई मार्जिन से जीतने हैं, और उनके अपोनेंट्स हैं कुछ, उन्हें हारने हैं। किस किस टीम से आने हारने हैं, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर वो सब फुलफिल होते हैं तब कहीं जाके आरसीबी कहां पहुंच सकती है? प्लेऑफ्स में। ठीक है भाई, बट मैंने कहा लगी शर्त, आरसीबी आईपीएल जीतेगी 2024 का। ये कह रही है लगा लो जितने की मर्जी। मैंने कहा लगा लो, 50-50 हजार की शर्त लग गई। कह रही है आप लाख की लगा लो, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने कहा लगा ली। गाइस, सच्ची दुआओं में असर होता है। भगवान ने ऐसा मैजिक कर दिया कि आरसीबी मेरी दुआ से क्या हो गई, प्लेऑफ में जीत पहुंच गई और जीत भी गई। क्या हो गई बेटा? जीत भी गई। गाइस, कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज एवरीवन। क्या मेरे और संचिता के बीच में एग्रीमेंट हुआ? दो लोग हैं, मैं कह रही हूँ आरसीबी जीतेगी, संचिता कह रही है कि आरसीबी नहीं जीतेगी, कोई भी जीत जाए बट आरसीबी नहीं जीतेगी। हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो गया, 50-50 हजार रुपए की शर्त लग गई, और बेटा मैं शर्त जीत भी गई। अब संचिता पैसे नहीं दे रही, क्या मैं इसे लेके कोर्ट जा सकती हूँ? गाइस, ये जो होता है ना शर्त वर्त लगाना, इसे बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? और लॉ मेकर ने इनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड किया हुआ है डे वन से। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड मतलब डिक्लेयर किया हुआ है कि ये क्या है, खराब है। तो अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर हो भी जाओ तो ये तो डे वन से खराब है, आप इसे लेके कोर्ट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला, ये क्या है? बोलो बेटा मेरे साथ, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। गाइस, एक और एग्जांपल लो, आपको मजे दिलाती हूं मैं पूरे। आपके और मेरे बीच में क्या नाम है बेटा आपका? रिया। मैंने कहा रिया, अगर तू मुझे 1000 रुपए देना, मैं तुझे इस कमरे में तितली की तरह उड़ के दिखाऊंगी, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कह रही है भाई इसकी उतरी ना दिखे रात की। बोलिए, बोलिए, क्या ये किसी भी क्षण में इट इज पॉसिबल और इट इज इम्पॉसिबल? तो ये डे वन से ही जब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्या है? खराब है, क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा अगर लगाए शर्त, मैं एक एक शर्त क्या, वैसे ही एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुझे दो पैरेलल लाइन मिला के दिखाऊंगी अगर तुम मुझे 1000 रुपए दे। इम्पॉसिबल। ये कहती है अगर आप मुझे 50,000 रुपए दो तो आप कल सुबह उठोगे और आप बिल्कुल जो आपका मन है 15 किलो वेट कम होगा। तू लाख रुपए ले ले अगर ऐसा कर सकती है तो आई एम रेडी टू गिव। गाइस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज नो। तो जो इम्पॉसिबल है फ्रॉम डे वन, जो इम्पॉसिबल है फ्रॉम डे वन आपको सुनते ही दिख रहा है, सो दैट इज व्हाट मेरे बच्चे बोलिए, वॉइड एग्रीमेंट। पक्की बात? अब सुनना बेटा मेरे साथ एक और ब्यूटीफुल कहानी, अब अगला वाला उस पे जाते हैं।
इधर हमारा दूसरा वाला कौन सा था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो डे 1 पे तो क्या था? रापचिक था, बट बाद में खराब हो गया। डे 1 पे क्या था? रापचिक था, बट बाद में खराब हो गया। मान लेते हैं मेरे और रिया के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मेरे पास एक पर्पल कलर का घोड़ा है, रिया को पसंद आ गया, रिया कहती है आई वांट टू बाय दिस घोड़ा। मैंने कहा ओके। रिया और मेरे बीच में एग्रीमेंट हो गया कि 1 लाख रुपए के बदले में उसे घोड़ा दूंगी। बेटा ये रही रिया और ये रही आपकी ज्योति मैम, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ज्योति मैम रिया को क्या देंगी? पर्पल घोड़ा, और रिया ज्योति मैम को क्या देगी? 1 लाख रुपीज। और मैंने कहा मैं घोड़े की डिलीवरी आपको दूंगी 5 मई को, और रिया ने कहा मैं भी आपको पैसे दूंगी कब? 5 मई को। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मुझे कुछ तो एडवांस दे दो। होता है ना बिजनेस में ऐसा। तो रिया ने 20,000 रुपीज ज्योति मैम को क्या दे दिए? एडवांस। और बैलेंस के लिए कह दिया कि जब घोड़े की डिलीवरी होगी तो मैं आपको क्या दे दूंगी? बैलेंस दे दूंगी। साउंड्स लॉजिकल और नॉट? गाइस क्या डिसाइड हुआ था? 5 मई को घोड़े की डिलीवरी देनी है। आज 30 अप्रैल को एग्रीमेंट में एंटर हुए। गाइस ना मेरी गलती ना रिया की गलती, 2 मई को घोड़े को हार्ट अटैक आ गया, घोड़ा इज नो मोर। 2 मई को घोड़े को हार्ट अटैक आ गया, घोड़ा इज नो। कोई भी ना, कुछ भी हो सकता है जीवन में, घोड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। 5 मई को ये आ गई, सपने सजा रखे हैं, पर्पल घोड़े पे बैठ के टशन मारूंगी, क्लास जाऊंगी, सब हैरान होंगे, कोई मेट्रो में आ रहा होगा, कोई गाड़ी में, कोई स्कूटी पे, और मैं जब वहां पे जनकपुरी में अपना पर्पल घोड़ा पार्क करूंगी तो लोग देखते रह जाएंगे। सपने सजा लिए लड़की ने। इंसान सजा लेता है, बहुत सारी प्लानिंग कर लेता है। देखो खुश कितनी है। अब बेटा 5 मई का वो शुभ दिन आया और ये मेरे पास आई और आके कहती है लाओ दो घोड़ा। मैंने कहा घोड़ा तो इस दुनिया में नहीं रहा। रोने लग गई जोर जोर से, मेरा घोड़ा लो, मेरा घोड़ा लो। अब आप बताओ, चाहे कहीं से भी लाओ, ऊपर जो, मैंने कहा वो तो ऊपर चला गया, मैं कहां से लाऊं? कह रही चाहे आप भी जाओ लेके आओ मेरा घोड़ा। मैंने कहा भाई अब तो हद हो रही है तेरी। क्या मुझे इसे घोड़े की डिलीवरी करनी होगी? ये फोर्स कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? तो घोड़ा है ही नहीं तो मैं लाऊं कहां से भाई? जो कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा था, सब्जेक्ट मैटर, उसे क्या बोलते हैं? मुद्दे को। मुद्दे को क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा था हॉर्स, सब्जेक्ट मैटर था, वो ही क्या हो गया? वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया? बेटा बोलो। डिस्ट्रॉय हो गया। जब वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? बट एक बात गहराई से सोचना, जब ज्योति मैम और रिया एग्रीमेंट में एंटर हुए थे तो क्या ये ठीक था या नहीं था? कोई दिक्कत थी? पढ़ के देखो, क्या ये इन्फोर्सेबल था जब इस टाइम पे हम एंटर हुए? बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हो गई कि अब ये कोर्ट में ले जाने लायक नहीं रहा। क्या ये कोर्ट में ले जा सकती है मुझे कि घोड़े की डिलीवरी करो? क्या मैं इसे कोर्ट में लेके जा सकती हूँ कि मेरे बैलेंस 80,000 रुपए दे? बोलिए गाइस, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो जो कॉन्ट्रैक्ट डे 1 पे ठीक था बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हुई कि कोर्ट में ले जाने लायक नहीं रहा, उसे क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। क्या बोलते हैं? इजी, पक्की बात, स्वाद आता है अंदर तक। डन। सो गाइस अभी मैंने वैलिड की तो बात ही नहीं करी। मैंने कहा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो है जो रापचिक है, जिसे ऑल द पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट, जिसके साथ भी गलत हो रहा है दूसरी पार्टी उसे लेके कोर्ट में जा सकती है। वॉइड एग्रीमेंट है जिसमें कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती, और ये डे 1 से ही क्या है? खराब है। ये डे 1 से ही क्या है? खराब है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो डे 1 पे क्या था? शानदार था, बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हुई कि अब कोर्ट में ले जाने लायक नहीं रहा, और उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ। डॉक्ट्राइन वर्ड का मतलब क्या है? हलवाई की बीवी कौन होती है? हलवाइन। डॉक्टर की बीवी वो नहीं है ये।
डॉक्ट्राइन मतलब रूल, प्रिंसिपल, सिद्धांत। डन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सोच के देखो, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया इसने, फ्रस्ट्रेट कर दिया, खराब कर दिया। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद अराइज हुई। घोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद मर गया, तो इसीलिए से बोल रहे हैं सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डन। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो डिफरेंशिएट करो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। डे वन से सिंस बिगनिंग खराब, डे वन पे एब्सोल्युटली फाइन, लेटर ऑन खराब। यहां पर कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती फ्रॉम डे वन। यहां पर जब बना था तब तो जा सकते थे, बट लेटर ऑन कोई ऐसी घटना घटित हुई कि अब कोर्ट में नहीं जा सकते। क्या साउंड्स इजी और नॉट? अच्छा, अब क्या किसी के मन में एक सवाल आ रहा है कि 20,000 का क्या होगा? किस किस के मन में आ रहा था, सच बताना, कौन कौन सोच रहा था 20,000 का क्या होगा? शानदार मेरे चीते। तो मैं आप लोगों को एक और प्रिंसिपल बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभी शॉर्ट में समझाऊंगी। क्या बोला बेटा मैंने? प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है टू रीस्टोर बैक। बेटा क्या मतलब है? अगर किसी वॉइड एग्रीमेंट में, अगर किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी किसी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने भी कोई भी बेनिफिट उठाया है, अगर किसी पार्टी ने भी कोई भी बेनिफिट डिराइव किया है, अगर एनी पार्टी ने क्या किया है बेटा, एनी बेनिफिट, और वो एग्रीमेंट क्या हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, अब कैंसिल हो गया। क्या हो गया है? तो उसको वो बेनिफिट क्या करना पड़ेगा, रिटर्न बैक। यानी कि ज्योति मैम को ये 20,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, रिया को वापस करने पड़ेंगे। ये भी नहीं कि बेचारी को पर्पल घोड़ा भी नहीं मिला, टशन मारना था उसे और बेचारी के 20,000 भी चले गए। खुश कितनी हो रही है। चलो 20,000 तो वापस आए। आई होप दिस मेक सेंस नाउ। तो ये कहां से हमें पता चला कि वो 20,000 वापस करने पड़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या आप लोग मेरे साथ या नहीं? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी पूरी क्लास से, बहुत आराम से मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, आप इसको नोट करेंगे। मैं 2-4 मिनट नहीं बोलूंगी, अब थोड़ा सा रेस्ट लूंगी अपने लिए। आप लोग इतने इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। सुपर विनिंग लेटर ऑन। सुपर विनिंग जो इम्पॉसिबिलिटी, मतलब जो इम्पॉसिबल हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, अब ले जाने लायक नहीं बच रहा, बट वो क्या डे वन से इम्पॉसिबल है या लेटर ऑन? लेटर ऑन। तो लेटर ऑन है सुपर विनिंग, सब्सिक्वेंट। डन। अब मैं 2-4-5 मिनट शांत रहूंगी, आप लोग लिखेंगे। वाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज मेड, यहां से लिख लेंगे, थोड़ा बहुत लिखना शुरू करेंगे। सो दैट पीपल इन द सोसाइटी फील सेफ। बेटा समझ आ रहा है लास्ट रो आपको बेटा?
ऊपर करूं? कर दूं ना बेटा नीचे? ऊपर सबका हो गया था ना बेटा? या दिखाऊं एक बारी? डन। सेकेंड नंबर वाली हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। वर्षा समझ में आ रहा है बेटा? कितने परसेंट? 100 आ रहा है? बस तो फिर मैं खुश हूं। थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, दिख पा रहा है या बड़ा करूं? पीछे वालों को नहीं दिख पा रहा। अब ठीक है?
unenforceable contract, and the last is illegal agreement. डे वन पे तो दोनों जा सकते थे, ए भी जा सकता था, बी भी जा सकता था, बट बाद में ऐसा हुआ ना ए जा सकता ना बी जा सकता। स्क्रॉल कर दो बेटा नीचे। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब लॉ में ही लिख दिया गया कि अगर आप ऐसे एग्रीमेंट में एंटर होते हो तो वो डे वन से खराब है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वेजरिंग, इम्पॉसिबल, तो लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप इम्पॉसिबल एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो तो वो डे वन से खराब है। अगर आप किसी के साथ ये शर्तें शुर्तें लगा रहे हो तो वो डे वन से खराब है। ना 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 मेरे लाल। ऊपर करूं? डन। डन बेटा एवरीवन, मैं आगे बढ़ सकती हूँ? अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट बात और, हाँ जी हाँ जी लिख लीजिए अभी 2 मिनट। रुक गई बेटा।
Principle of restitution. डन गाइस? तो बेटा एक मिनट देखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था जिसमें ए और बी दोनों कोर्ट में जा सकते हैं? वॉइड एग्रीमेंट जिसमें डे वन से ए और बी दोनों नहीं जा सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डे वन में ए और बी दोनों जा सकते थे, बट बाद में ऐसी कोई घटना घटित हुई कि दोनों के ही हाथ कट गए, अब दोनों ही कोर्ट में नहीं जा सकते। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें ए और बी में से कोई एक जाएगा, एनीवन। ऐसा क्यों? ये पार्शियलिटी क्यों हो रही है गाइस? मैं यहां पे हेडिंग डाल के लिख रही हूं, कौन से वाला? एक बारी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और जरा देखना मैं क्या लिख रही हूं, contract which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of one or others। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे क्या लिखा मैंने ये? डन। अभी मैं कहानी से सुनाऊंगी और सब समझ में आ जाएगा। पहले एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल, यानी कि जिसे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, ये एक पार्ट है, at the option of one or more parties but not enforceable at the option of one or others। ये मान लो ये रही आपकी ज्योति मैम एंड दिनेश सर, दोनों पार्टनर्स हैं एक फर्म में। दोनों ने मिलके बेटा, मान लेते हैं ये दो दोस्त हैं, रिया एंड वर्षा, ठीक है जी। हमने इनके सर पे बंदूक रखी, बंदूक भी मेरी आज हाईफाई बन रही है, और मैंने कहा गोली मार दूंगी अगर अपनी बीएमडब्ल्यू मुझे ना बेची। हम दोनों बोल रहे हैं इन्हें, अगर तुमने अपनी बीएमडब्ल्यू, इनके पास है, दोनों के पास है, इनकी एक फर्म है जहां पे इनके पास क्या है? बीएमडब्ल्यू। मैंने कहा अगर तुमने अपनी बीएमडब्ल्यू मुझे ना बेची 1 लाख रुपए की, तो तुम्हें उड़ा दूंगी गोली से। तो बेटा अब की बार बताओ पापी कौन है? बोलो बेशरम लोग। पापी कौन है? ज्योति मैम एंड दिनेश सर। डन। मतलब जिन्होंने गलत किया, और जिसके साथ गलत हो रहा है, जिनके सर पे खोपचा रखा जा रहा है, बंदूक रखी जा रही है, वो कौन है? दो मासूम बोले बोले बच्चे है, नहीं है बट वैसे ही बोल रही हूं मैं, रिया और वर्षा। और मैंने इनसे क्या कहा कि अपनी बीएमडब्ल्यू बेको कितने रुपए में? मरता क्या ना करता, दे अग्रीड। ये दोनों ने क्या कर दी? यस।
डन। अब एक बात बताओ, क्या रिया और वर्षा खुशी खुशी हाँ करिए जबरदस्ती? तो ये जो जबरदस्ती हाँ होती है उसे बोलते हैं कंसेंट इज नॉट फ्री। क्या बोलते हैं? और जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता, पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री is known as aggrieved party, is known as aggrieved party। aggrieved party वो पार्टी जिसके साथ गलत हुआ। तो हमारे एग्जाम्पल में अग्रीव पार्टी कौन है? रिया एंड वर्षा, जिन दोनों के साथ क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, जोर जबरदस्ती हो रही है। तो रिया और वर्षा के साथ गलत हो रहा है हमारे एग्जाम्पल में। तो बेटा अब मेरी एक बारी फिर से जरा ध्यान से सुनना, मैं चाहती हूँ इस डेफिनेशन को पढ़ो। बच्चे पता है पूरा का पूरा फाउंडेशन कर जाते हैं बट उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया होता, रट्टे मार रहे होते। मैं कहती हूँ पढ़ो इस डेफिनेशन को। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर्स। समझने की कोशिश करो, नीचे आपको पूरी कहानी पता है। मैंने कहा कुछ ऐसी पार्टी है जिनके ऑप्शन पे एनफोर्सेबल है, कुछ ऐसी है जिनके ऑप्शन पे एनफोर्सेबल नहीं है। कोई ऐसी पार्टी है जो चाहे तो जाके कोर्ट में इसे क्या कर सकती है? कैंसिल कर सकती है। बट एक ऐसी भी पार्टी है जो इसको कोर्ट में लेकर नहीं जा सकती। अब बताइए कौन सी पार्टी है जिसे कोर्ट में जाना अलाउ करना चाहिए? रिया एंड वर्षा, जिनके साथ गलत हो रहा है, अग्रीव पार्टी। अब जरा इसको ध्यान में देना, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज, वो कौन सी पार्टीज होंगी? अग्रीव्ड पार्टी। कौन सी पार्टीज होंगी? जो कोर्ट में जा सकती होंगी, जिनकी ऑप्शन पे क्या होगा? एनफोर्सेबल। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर्स, वो कौन सी होंगी? गिल्टी पार्टी। हमारे एग्जाम्पल में कौन? ज्योति एंड दिनेश। आई होप दिस मेक सेंस। तो सिंपल वर्ड्स में मैं ये भी बोल सकती हूं, इन सिंपल वर्ड्स, voidable contract is a contract in which the consent of party is not free। is a contract in which consent of party is not free। तो मेरे बच्चे मैंने कहा in which consent of party is not free, और या फिर ऐसे बोल दूं voidable contract is a contract which is enforceable at the option of party whose consent is not free। ज्यादा बेटर है। voidable contract is a contract which is enforceable, which is enforceable at the option of aggrieved party, at the option of aggrieved party, that is whose consent is not free। बोलो साउंड्स इजी और नॉट? ईमानदारी से बोलना, पक्की बात, क्रिस्टल क्लियर, आत्मा में जाते हुए। तो सबसे पहले मुझे बताइए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे? ऑल द पार्टीज कैन गो टू अ कोर्ट। और मैं आप लोग को दिल खोल के पढ़ाऊंगी, एक बहुत ही खूबसूरत सेक्शन है, सेक्शन 10। बेटा कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 है जो बताता है असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, की एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बने। गाइस एक बात बनाओ, सोचो आप एक शाही पनीर की सब्जी बना रहे हो, तो आपको सब्जी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए नहीं चाहिए? क्या चाहिए? सबसे पहले तो बोलोगे पनीर चाहिए मैम, और जो भी, अगर मैं तो बेटा जैसे मैं प्याज लहसुन नहीं खाती तो मैं कहूंगी मुझे टोमेटो चाहिए, अदरक चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए, उसका पेस्ट वेस्ट बनाऊंगी, ऑयल चाहिए, काजू चाहिए, क्रीम चाहिए, मतलब शानदार बनाती हूँ ना, मैंने कहा मैं कुक हूँ बहुत बढ़िया। अब जो लोग खाते हैं वो कहेंगे जी जिंजर गार्लिक भी चाहिए, प्याज भी चाहिए। तो
मसाले चाहिए, शाही पनीर मसाला चाहिए एमडीएच का, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ शानदार शाही पनीर। ऐसे ही देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ शानदार वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो कहां पे बताई गई है? सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 बोलता है all agreements are valid contract if made by free consent of competent party for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared void। यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी बात करेंगे। तो बेटा सेक्शन 10 में क्या बताए गए हैं? सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें क्या क्या चीजें पूरी करनी होंगी बेटा अगर हमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वैलिड। तो सेक्शन 10 भी है प्लस सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, प्लस सम अदर रिक्वायरमेंट्स भी है। अगर हमें कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? बोलो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बात कर लेंगे। फिर मैंने बात करी वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट जो डे 1 से खराब है, नाश पिटा हुआ है, कभी भी कोर्ट ले जाने लायक है ही नहीं। एबिनिशियो, एबिनिशियो का मतलब सिंस बिगनिंग खराब है। फिर दूसरा कौन सा आया? जो डे 1 पे शानदार रापचिक था, इन्फोर्सेबल था, बट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल लेटर ऑन ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। डन मेरे बच्चे। फिर तीसरा आया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर्स। तो जिनके ऑप्शन पे जा सकते हैं वो है अग्रीड पार्टी जिनका कंसेंट फ्री नहीं था, जिनके साथ गलत हुआ। और जो नहीं जा सकते वो कौन है? गिल्टी पार्टी, जिन्होंने नौटंकी करी थी। साउंड्स इजी और नॉट? ईमानदारी से बोलिएगा बेटा, क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आपके आगे कौन सा? अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं कह रही हूं बेटा ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है। इस टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से ना ए जा पा रहा ना बी जा पा रहा। आप उस डिफेक्ट को रिमूव करो, फिर क्या होगा? ए भी जा सकता है और बी भी जा सकता है। गाइस मैंने क्या बोला? अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनके अंदर क्या है? कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, किसी पेज पे साइन होने रह गए, कहीं पे स्टैंप लगनी रह गई, तो इस वजह से हम लेके नहीं जा पा रहे। उस डिफेक्ट को रिमूव करो, साइन करो, स्टैंप लगाओ, तो दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं? कोर्ट में लेकर जा सकती हैं। तो अनइंफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच कॉन्ट्रैक्ट्स which cannot be taken into the court due to some technical defects। उन डिफेक्ट्स को रिमूव करके all the parties can go to a court। sounds easy or not? नेक्स्ट सुनिए बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। क्या? इलीगल एग्रीमेंट। क्या लगता है कौन जा सकता होगा? ना ए जा सकता ना बी जा सकता। बेटा मैं, क्या नाम है बेटा आपका? अंशी। मैं अंशी को कह रही हूं मुझे वर्षा की शक्ल बिल्कुल कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रही हूँ अंशी मुझे वर्षा की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको टपका दे, मैं तुझे ₹1,00,000 दूंगी। और ये पागल टपका भी दिया। अब आ गई मेरे पास, लाओ ₹2,00,000। मैंने कहा मैं तो ना दे रही, तेरे पे जो है कर ले। कह रही मैं जा रही कोर्ट। मैं हंसने लग गई। जा जा, जाके क्या कहेगी? सरकार मैंने ना ज्योति मैम के कहने पे वर्षा को टपका दिया, अब वो ₹1,00,000 नहीं दे रही। कहेंगे ज्योति मैम को बाद में देखेंगे, पहले तू आ ले साइड। भावना समझ में आ रही है? तो इलीगल एग्रीमेंट भी वो एग्रीमेंट है जिसमें कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जा सकती। मेक सेंस और नॉट? ईमानदारी से बोलिएगा। मैं चाहती हूं एक बार अवॉइडेबल भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ूंगी।
कर सकती हो ना नीचे बेटा? डन एवरीवन? कौन कौन है जो अभी भी लिख रहा है? लिख लीजिए बेटा, लास्ट 1 मिनट, हरी अप। डन बेटा, इसमें लिखेंगे फिर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। मैं बोल रही हूं, unenforceable contracts are those contracts which cannot be enforced by either of the parties, which cannot be enforced by either of the parties. Unenforceable contracts are those contracts which cannot be enforced by either of the parties due to some technical defects. By which cannot be enforced by either of the parties due to some technical defects. However, if that technical defect is removed, if that technical defect is removed, it is enforceable. It is enforceable at the option of all the parties. Done बेटा? गाइस तो मेरे साथ अब हमारे पास बचा सिर्फ कौन से वाला?
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, इलीगल में तो है ही क्या, जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जा सकती, साथ में क्या हो रहा है, पनिशेबल, दे आर पनिशेबल ऑल्सो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेटा मैंने कहा एक तो हम दिल खोल के पढ़ेंगे क्या, सेक्शन 10 प्लस सम अदर रिक्वायरमेंट्स। सेक्शन 10 प्लस सम अदर रिक्वायरमेंट। सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ मेड बाय फ्री कंसेंट of competent parties for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared void। बेटा क्या बोला मैंने, सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे, मेरे साथ बोलिए, सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर क्या क्या हो, पहली चीज फ्री कंसेंट, दूसरी चीज कॉम्पिटेंट पार्टी, कॉम्पिटेंट कौन है, खली 100 किलो का 6 फुटा, हम बात करेंगे इसके बारे में दिल खोल के सेक्शन 11 कि कौन कॉम्पिटेंट है। तो सारे एग्रीमेंट बन जाएंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर क्या हो, फ्री कंसेंट हो, कॉम्पिटेंट पार्टी हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, पर्पस क्या होना चाहिए, लीगल, और वो ऐसी चीजें ना हो जो लॉ मेकर ने क्लियरली क्या कर रखी हो, मना कर रखी हो। मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगी इनके ऊपर हौले हौले। इसके अलावा कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, क्या बोला बेटा, सर्टेनिटी हो, क्या बोला बेटा मैंने, एक एग्जांपल लेते हैं, पॉसिबिलिटी का तो मैंने आपको दे दिया कि मैं इस कमरे में तितली की तरह उड़ के दिखाऊंगी, इम्पॉसिबल तो ये क्या हो गया, वॉइड, क्या नहीं बन सकता, ये वैलिड नहीं बन सकता। सर्टेनिटी, मैंने आपसे कहा क्या आप मेरा फोन खरीदोगे 50,000 या 60,000, ये भी क्या है, वॉइड, क्योंकि ये वैलिड नहीं बन सकता, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, एक दाम बोल, सर्टेनिटी का मतलब क्या है, एक प्राइस। तो बेटा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, और कई बार कुछ अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो भी पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई घर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो अगर मान लो आपने रिटर्न में भी एग्रीमेंट कर दिया, तो मैंने लिख दिया कि मेरा घर मैं क्या कर रही हूँ, वर्षा के नाम कर रही हूँ, वर्षा ने भी साइन कर दिया और मुझे पैसे दे दिए, क्या इसके नाम हो जाएगा घर, या फिर कुछ रजिस्ट्री वगैरह होती है, कुछ वो लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, बोलिए। तो बेटा कई बार क्या होता है, सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता, हमें क्या करनी होती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है। तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, एक तो सेक्शन 10 की इज्जत करो, प्लस बेटा सम अदर रिक्वायरमेंट्स। देखो सब्जी बनाने के लिए पनीर और जो मसाला ग्रेवी व्रेवी जो बनाने के लिए आपको सामान चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, बट बेटा अदर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स, ऊपर से धनिया डाल दो, ऊपर से क्या डाल दो, क्रीम डाल दो, तो वो और सुंदर लगता है। तो बेटा ऐसे ही मैं कह रही हूँ सेक्शन 10 तो है ही है, प्लस साथ में क्या है, अदर रिक्वायरमेंट्स भी है, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, एंड बेटा क्या बोला मैंने, बोलिए, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। मैं चाहती हूँ आप ये नोट कर लीजिए प्लीज एवरीवन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे ही लिखेगा सेक्शन 10 और सम अदर रिक्वायरमेंट्स।
नीचे कर दो बेटा। सेक्शन 10 है और सम अदर रिक्वायरमेंट्स। अब ये लिखिए आराम से। All agreements are valid contracts if made by free consent of competent parties for a lawful consideration with a lawful object and not expressly declared void. लिख लिया? कब लिखा? चीते हैं यार ये तो। और अदर रिक्वायरमेंट्स में पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे मैंने कहा अगर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो सिर्फ रिटर्न से भी काम नहीं चलेगा, साथ में क्या होना चाहिए? रजिस्ट्री वगैरह जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। गाइज आप लोग लिखते लिखते सुनेंगे तो हम लोगों ने क्या बात करी? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले हमने बात करी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया? सो दैट द पीपल शुड फील सेफ और कोई भी अपने वादों को करके क्या ना करे? ब्रीच ना करे। अगर ब्रीच करेगा तो हम सामने वाली पार्टी को क्या दिलवाएंगे? दवाई। और वो दवाई क्या है? रेमेडीज, कंपनसेशन, इंजंक्शन, इंजेक्शन नहीं है, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डन बेटा। जहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट इनफ तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा टू डू और नॉट टू डू समथिंग। फिर हम लोगों ने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर बेटा वॉइडेबल या फिर अनइनफोर्सेबल या इलीगल। वैलिड होते हैं जिसमें ऑल द पार्टीज कैन गो टू अ कोर्ट, जिसमें सेक्शन 10 और अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। डन। वॉइड होता है जो एबिनिशियो सिंस बिगिनिंग डे वन से खराब होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डे वन पे ठीक होता है बट बाद में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि वो क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर्स। तो जिसके ऑप्शन पे इन्फोर्सेबल होता है वो होती है जिसका कंसेंट फ्री नहीं था। वो कौन होती है? अग्रीव्ड पार्टी। डन बेटा। तो यहां पर साथ में एक लगता है प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर किसी वॉइड एग्रीमेंट में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी ने कोई बेनिफिट उठाया और वो बाद में क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, उसे पूरा नहीं किया जा रहा, तो जिस भी पार्टी ने जो बेनिफिट उठाया है वो उसे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न बैक। डन बेटा। फिर आए अनइनफोर्सेबल, जिनके अंदर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है इस वजह से कोर्ट में लेकर नहीं जा पा रहे, उस डिफेक्ट को रिमूव करो फिर हम उसे कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। इलीगल बेटा ये लेके तो जा ही नहीं सकते, साथ में और क्या होगी? कुटाई होगी, पनिशमेंट और मिलेगी। डन एवरीवन? श्योर? सबने नोट कर लिया बेटा ये? एवरीवन विद मी? बोलिए बेटा। क्या मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे लिए ये रिवाइज कराएंगे बहुत अच्छे से, थॉरोली रीड करके आएंगे एक बारी? डन। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सिर्फ इस काम को एक बारी रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन एक एक वर्ड की बैंड बजाएंगे। किसकी? सेक्शन 10 की। और हम अपनी तीसरी कैटेगरी भी कर लेंगे जो कौन सी है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस। डन एवरीवन? तो आज की सभा मैं यहीं पे संपन्न करती हूँ। डन। आई एम फीलिंग लिटिल अनईजी, तो मैं यहीं पे संपन्न करती हूँ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्यूटिफुल डे। बैठे रहिए, आप लोगों को ऐसे नहीं जाने देती मैम। मैम आपको बोल दिया हेलो हेलो। हाँ जी मैंने छोड़ दी क्लास, बस निकल रही हूँ, चल रही हूँ, बस चल रही हूँ आप लोग के पास, दिखाऊंगी। ठीक है, ठीक, आ रही हूँ। मैसेज तो आया नहीं, मैं कह रही हूँ। अरे वो तो
सुनाओ कि वैसे तो सारे वही होते हैं। जी। आज मैं थोड़ी सी बातें कर लूँ क्या? कल की टाइमिंग पता है क्या? नहीं, चेंज हो गया। अरे सेम है यार, क्यों इतना घबरा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ कर दिया हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे। हाँ, शौर्य और वर्षा मिल के जाना एक बार। अकेले अकेले। क्या हो गया तेरे को? क्यों हंस रहा है? मेरी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या आज? है? कोई तो कुछ बोला पर मुझे सुनाई नहीं दिया।